हेलो स्टूडेंट्स। चलो वेलकम बैक टू अवर मॉड्यूल नंबर 3। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने कॉमर्स पेपर 2 का थर्ड मॉड्यूल। और इस मॉड्यूल का नाम है, देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है, रिटेलिंग। ओके, तो देखो इस रिटेलिंग मॉड्यूल में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली कवर करने वाले हैं वो ध्यान से देखो, बोर्ड पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के बारे में, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है और ये होता क्या है। फिर रिटेल फॉर्मेट समझेंगे, ये होता है स्टोर फॉर्मेट और नॉन स्टोर फॉर्मेट। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली ऐसा है ना, पूरा का पूरा तुम लोग तुम्हारे सराउंडिंग में ऑलरेडी देखते आए हो, बस थोड़ा ध्यान दो, एग्जाम में डेफिनेटली सारे आंसर्स कर पाओगे तुम लोग। फिर थर्ड समझेंगे रिटेल सिनेरियो, जो होता है फ्रेंचाइजिंग, एफडीए एंड मॉल मैनेजमेंट। और भी कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस, ये तुम सभी को बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट पता होना चाहिए। तो चलो देखो, सबसे पहले हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे अपना रिटेल फॉर्मेट्स और रिटेल सिनेरियोज में थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा तुम्हारे सामने। पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग से। उसमें भी मीनिंग समझते हैं जरा, कि पहले रिटेलिंग का मीनिंग क्या होता है। देखो, रिटेल मतलब ये जो अपने आजू बाजू में दुकानें होती है ना, ये सब रिटेल मार्केट होता है। तुम लोगों ने सुना होगा ना कि दो टाइप के बिजनेस होते हैं, एक होलसेल होता है, एक रिटेल होता है। होलसेलर बल्क में बेचता है बिजनेस वालों को, लेकिन जो रिटेल बिजनेस होता है उसमें हम कस्टमर्स को बेचते हैं। ठीक है, कस्टमर आपके शॉप में आता है, हम उसको उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी गुड्स रह गए वो बेच देते हैं। अब ये पूरा सेक्शन पढ़ते समय तुम लोग डीमार्ट, बिग बाजार, मॉल्स, ये सारे एग्जांपल ध्यान में रखो, तो पूरा का पूरा मॉड्यूल तुमको बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले बाइफरकेशन किया है रिटेलिंग को इन्होंने दो टाइप के रिटेलिंग में, एक है ऑर्गेनाइज्ड और एक है अनऑर्गेनाइज्ड। देखो, ऑर्गेनाइज मतलब सिस्टमैटिकली, जहां पे पूरे बिजनेस फॉर्मूला यूज होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन मॉल्स और अपने ये डीमार्ट्स वगैरह, स्टोर्स वगैरह, ये जो ओपन करते हैं ना, तो ये ऑर्गेनाइज्ड वे के लिए जाते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड में देखो, इसकी बात करो, अनऑर्गेनाइज्ड में अपने किराना स्टोर बाजू वाले, तो ये जो किराना स्टोर्स होते हैं ये आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड में। छोटे मोटे बिजनेस है, चला रहे हैं, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइज्ड में अपने मॉल्स वगैरह, ठीक है, मॉल्स, ये सब आ जाते हैं उसमें। तो देखो, मॉल्स वगैरह के कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड में छोटे मोटे किराना स्टोर, जो बड़ी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग्स बनी होती हैं, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑर्गेनाइज्ड में आता है। छोटी मोटी दुकान हो गई, कहीं पे बाकड़े हो गए, ठीक है, कहीं छोटे छोटे सेक्शंस हो गए, ये सब अपने किराना स्टोर में आ जाता है अनऑर्गेनाइज्ड में। तो देखो, इसको बोला जाता है ट्रेडिशनल रिटेलिंग, ये होता है अपना ट्रेडिशनल रिटेलिंग। एंड ये अपना होता है मॉडर्न रिटेलिंग। तो देखो, गुड्स तो हम अपने बाजू में से भी खरीदते हैं, जो शक्कर हम बाजू से खरीद रहे हैं वो अपना अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में आता है। जो शक्कर और कपड़े वगैरह, राशन वगैरह हम डीमार्ट और बिग बाजार से खरीद रहे हैं वो मॉडर्न रिटेलिंग में आ जाता है। एक और बेसिक सा फर्क होता है, ध्यान से समझो। शॉप के एरिया के हिसाब से बताया गया है कि अगर 500 स्क्वायर फीट अपने रूम का साइज वगैरह होता है ना, आप देख लो आपका घर कितने साइज का है। 500 स्क्वायर फीट मतलब नॉर्मल जो 250 का एरिया होता है ना, 1 आरके करके, एक रूम किचन बस, 1 आरके का डबल करके वो बोलते हैं। अगर इतनी दुकान है, 500 स्क्वायर फीट से छोटी दुकान है, तो उसको वो अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में लेते हैं। और 500 स्क्वायर फीट से लेके मिलियन स्क्वायर फीट तक भी, फिर इसके ऊपर जो भी चला जाएगा वो किस में आ जाता है, अपना ऑर्गेनाइज सेक्टर में। समझ रहे हो? तो जो अपने मॉल्स वगैरह रहते हैं ना, इनमें मिलियन स्क्वायर फीट्स भी एरिया रहता है। अब जैसे कि तुम लोग को पता होगा, इंडिया के सबसे बड़े मॉल में, इंडिया का जो सबसे बड़ा मॉल है वो है अपना कोची का, लुलु इंटरनेशनल नाम है उसका। लुलु इंटरनेशनल इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है, और उसका जो एरिया है, कम से कम उसका जो एरिया 17 लाख स्क्वायर फीट है। ये देखो, ये तो 500 स्क्वायर फीट की बात कर रहा है, 17 लाख स्क्वायर फीट। इवन ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने बाजू में कुर्ला में जो फिनिक्स मॉल है ना, वो इंडिया के सेकंड सबसे बड़े मॉल्स में आता है। तब यहाँ पे जो भी रिटेल आउटलेट्स वगैरह होते हैं ना, ये सब अपने किस में आ जाते हैं, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में।
तो फर्क समझ रहे हैं, दिस इज ट्रेडिशनल, दिस इज मॉडर्न, ठीक है। ये 500 स्क्वायर फीट से छोटा, ये 500 स्क्वायर फीट से लेके आप मिलियंस तक भी लेके जा सकते हो। और अपने आजू बाजू वाले किराना स्टोर इसमें आते हैं और मॉल्स वगैरह ऑर्गेनाइज में आते हैं, बिग बाजार टाइप। ओके, तो दोनों में एक्चुअली रिटेल ही होता है, बट इसको बाइफरकेट किया गया है। इसको तो तुम कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते प्रॉपर्ली कहाँ कहाँ तक फैला है, बहुत सारे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड भी होते हैं, बट ये बेसिकली रजिस्टर्ड टाइप होते हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट करना होगा तो तुम नोट कर सकते हो, तब तक मैं रफ कर रहा हूँ। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोगों को बोला था रिटेल फॉर्मेट। तो जो रिटेल फॉर्मेट होता है उसमें क्या बताया था मैंने तुमको, देखो रिटेल फॉर्मेट में था अपने दो टाइप के फॉर्मेट, एक था स्टोर फॉर्मेट और एक है अपना नॉन स्टोर फॉर्मेट। देखो ऐसे चार्ट बनाओ जरा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो देखो स्टोर फॉर्मेट में क्या क्या आता है वो मैं जरा तुमको लिखा देता हूँ। मॉल्स तो तुमको बेटर पता होंगे, मॉल्स इसमें आते हैं स्टोर फॉर्मेट में। स्पेशलिटी स्टोर्स, एग्जांपल देता हूँ मैं तुम लोगों को जरा अभी, डिस्काउंट स्टोर्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स, सारे जो मॉडर्न नाम्स होंगे ना, मॉडर्न नाम्स तुमको, सुपर मार्केट्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, और एक है एंकर क्लाइंट्स। देखो और एक है एंकर क्लाइंट्स, दिख रहा होगा। ओके, थोड़ा पॉज करके जरा देखोगे तो लिख सकते हो प्रॉपरली। अब देखो ये सब होते क्या है, मॉल्स तो तुमको बेटर पता है, काफी बड़े बड़े स्ट्रक्चर में बने होते हैं, तो ये मॉल्स रिटेल स्टोर फॉर्मेट में होते हैं। जो देखो प्रॉपरली मॉडर्न वे में जा रहे हैं ना, वो तुम्हारा स्टोर फॉर्मेट में हो जाएंगे। यहाँ पे स्टोर है, आप वहां पे जाके पर्सनली खरीद सकते हो। नॉन स्टोर फॉर्मेट में क्या रहेगा ना, एक्चुअली आपको दुकानों में जाने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई जैसे एजेंट टाइप आपके घर पे आ जाएगा बेचने के लिए, या आप कॉल करके मंगा सकते हो, तो ये सब नॉन स्टोर टाइप में आ जाएगा। तो ये स्टोर फॉर्मेट, बड़े बड़े स्टोर्स रहेंगे यहाँ पे, ये नॉन स्टोर। तो मॉल्स तो आपको प्रॉपरली क्लियर है। सेकंड है अपना, देखो क्या बोलते हैं उसको, स्पेशलिटी स्टोर्स। ये होते क्या है, इसमें मैं एक बेस्ट एग्जांपल तुमको दे देता हूँ, जैसे कि तनिष्क मालूम है तुम लोगों को, तनिष्क स्टोर्स, तनिष्क की ज्वेलरी वगैरह आती है, स्पेशल प्रोडक्ट जहाँ पे एग्जैक्टली तुमको यही चीज मिलेगी। तो तनिष्क में जाओगे तुमको ज्वेलरी वगैरह मिल जाएगी, या फिर किसी किड्स वेयर की दुकान है, बड़ी बड़ी कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे कि एक और ब्रांड यहाँ पे लिखा हुआ है किड्स कैम्प, ठीक है, यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड चीजें तुमको मिलेंगी। तो यस, ये सब स्पेशल मार्केट है, स्पेशल स्टोर है, जहाँ पे तुम जाओ तुमको पर्टिकुलर एक कैटेगरी के गुड्स मिल जाएंगे। समझ रहे हो, तो ये स्पेशलिटी स्टोर होता है, स्पेशल चीजें मिलती है, पर्टिकुलर एक जोन को टारगेट की रहती है। ये देखो डिस्काउंट स्टोर्स, ये वो स्टोर्स होते हैं जहाँ पे लोग एमआरपी से आपको थोड़ा डिस्काउंट देके गुड्स बेचते हैं, ये भी बड़ी बड़ी शॉप से होती है। नेक्स्ट डिपार्टमेंटल स्टोर्स, लाइक देखो अपने डीमार्ट वगैरह, ये सब इधर पे आ जाएंगे। सुपर मार्केट भी सेम होते हैं, मल्टीपल चीजें आपको एक रूफ में मिलती है। सुपर मार्केट जैसे कि बिग बाजार अपना, आपको ग्रेन्स वगैरह भी मिलेंगे, कपड़े वगैरह भी मिलेंगे, सब मिक्स मिलेंगे, तो ये हो जाएंगे अपने सुपर मार्केट्स। कुछ कन्वीनियंस स्टोर्स भी होते हैं, सोसाइटीज वगैरह या अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ पे उनके कन्वीनियंस स्टोर्स मिलते हैं, रहते हैं। देखो ये एग्जैक्टली बड़े बड़े ऐसे मॉल्स टाइप नहीं है ना ही, ये देखो स्पेशलिटी स्टोर्स टाइप है, बट यहाँ पे कुछ वो प्रीमियम चीजें समझो रखे रहते हैं जो आसपास की जरूरतों के हिसाब से रहती है, तो यहाँ पे आप लोग इसके हिसाब से चीजें ले सकते। इसमें देखो ये आप जहाँ पे रेसिडेंट है, आप जहाँ पे रह रहे हो ना, उसी के आजू बाजू में छोटी मोटी दुकानें होती है, नॉर्मली इनका साइज दिया हुआ है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 400 से लेके 2000 स्क्वायर फुट्स वाले रहते हैं, और ये हफ्ते में 7 दिन ओपन रहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल, दूध की डेयरी वगैरह, काफी बड़ा स्टोर है, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं, 7 दिन ओपन रहेंगे।
एंड वही चीज यहाँ पे रखेंगे जो ज्यादा डिमांड में है और बहुत ज्यादा उसका टर्नओवर होता है, मतलब काफी ज्यादा बार चीजें रोटेट होती है, मल्टीपल टाइम स्टॉक्स बिक जाता है। तो ये होते हैं तुम्हारे कन्वीनियंस स्टोर्स। मल्टी ब्रांड आउटलेट्स भी, एक आउटलेट है जहाँ पे देखो अलग अलग ब्रांड की चीजें बिक रही हैं, तो ये भी इसमें आ जाएगा स्टोर फॉर्मेट में। और एक लास्ट है एंकर क्लाइंट। एंकर क्लाइंट जरा ध्यान से सुनो, ये क्या होता है। बड़े बड़े मॉल्स जब ओपन होते हैं ना, तो उन मॉल्स में, ठीक है, कौन सी चीजें सबसे पहले, कौन सा क्लाइंट सबसे पहले एंटर होता है। जैसे कि आपको कल्याण का ये पता होगा अपना मेट्रो जंक्शन। यहाँ पे देखो मेट्रो जंक्शन तो सभी जानते हैं कि मेट्रो मॉल है, बट मोस्टली इसको लोग बिग बाजार से जानते हैं, क्योंकि पूरे बड़े मॉल में सबसे बड़ा क्लाइंट कौन सा है, बिग बाजार है। तो जो स्टोर किसी भी मॉल का 20 से 30% से भी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करके जो क्लाइंट अपना बिजनेस चलाता है, तो उस क्लाइंट को बोला जाता है एंकर क्लाइंट। जैसे कि अपना वही मेट्रो मॉल में बिग बाजार, मैक्सिमम स्पेस उसने लेके रखा है, तो बिग बाजार वो हो जाएगा एंकर क्लाइंट। और एंकर क्लाइंट कभी भी फर्स्ट पर्सन होता है जो मॉल में एंटर रहता है और सबसे ज्यादा स्पेस के साथ। मतलब जब मॉल अंडर कंस्ट्रक्शन ही होगा तभी से प्लान होगा कि यस यहाँ पे बिग बाजार बनेगा, फिर बहुत सारे शॉप्स वगैरह खाली रहते हैं, उनमें धीरे धीरे दूसरे ब्रांड्स वाले आते हैं। तो हमेशा याद रखो एंकर क्लाइंट सबसे पहले जाता है। ओके, अब आते हैं नॉन स्टोर फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको स्टोर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो डोर टू डोर सेलिंग टाइप हो गया, या मल्टी लेवल मार्केटिंग आपने सुना होगा, आप इसको बेचो, आप उसको बेचो, आप उसको बेचो। तो प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है लेकिन आप किसी दुकान में नहीं जाते हो लेने, तो ऐसा हो जाता है। तो देखो मैं इसमें भी जरा चीजें लिखा देता हूँ, कुछ बेस छोटे मोटे हेडिंग्स है। एक तो देखो एवीएम सुना है, एवीएम सुना है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स। आपने देखा एक मशीन है, 5 रुपए का कॉइन डालो, इधर से पाउच बाहर आया, 5 रुपए की नमकीन बाहर आई, या 10 या 20 रुपए का कॉइन डालो, कोक की बोतल बाहर आई। कोई स्टोर नहीं है, सेपरेट एक छोटी सी मशीन बाजू में रखी हुई है, आपको उससे बात वगैरह भी नहीं करना है। अब बात नहीं करो, चुपचाप जाओ, पैसे डालो, चीजें बाहर आ जाती है। तो ये नॉन स्टोर में आता है। ओके, एंड दूसरा हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। देखो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, यहाँ पे एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से दो लोग जुड़े होते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल शायद यही होगा अपना ई कॉमर्स साइट्स वगैरह, फ्लिपकार्ट अमेजन पे देखो, आप ऐप के थ्रू जुड़े हो, आपके घर पे प्रोडक्ट आ जाता है, आप किसी स्टोर में थोड़ी जाते हो लेने। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग तो वो ई कॉमर्स आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग देखो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग। शायद तुम सब फैमिलियर हो गए, देखो घर पे चॉल्स वगैरह में या बंगलोज वगैरह में रहते हैं, बिल्डिंग्स में तो घुसने ही नहीं देते हैं, लेकिन चॉल्स वगैरह में रहो तो डिटर्जेंट वाले घूमते रहते हैं बकेट लेके, वो आपको घर पे जाके अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करके बताते हैं, और उसमें ये भी बोलते हैं कि सर आप इतना ले लो, आपको एक्स्ट्रा देंगे, हम बकेट्स वगैरह भी फ्री देंगे। आप नहीं गए लेने, वो आए आपको बेचने। डायरेक्ट सेलिंग, पर्सनल, आपको सामने सामने आके बेचते हैं, तो ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग में वो जो एजेंट रहता है ना, वो इंटरमीडिएट रहता है। अगर समझो कोई भी एक कंपनी पकड़ लो, जैसे कि विदिशा डिटर्जेंट, और आप देखोगे ना आपके घर के सामने जो ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए आते हैं ना, कभी भी फेमस ब्रांड नहीं होगा जिसका टीवी पे ऐड नहीं आता है। कोई भी ऐसा ब्रांड होगा, जैसे अभी घड़ी बहना, तो आप विजय डिटर्जेंट, ठीक है, सुजय डिटर्जेंट, ऐसा कुछ भी नाम होगा उनका, क्लीन डिटर्जेंट, ऐसे वाले बेचने आते हैं। तो कंपनी और आपके बीच में वो जो एजेंट रहता है ना, एजेंट, सेलिंग एजेंट, ये यहाँ पे इंटरमीडिएरी का काम करता है, मतलब वो मिडल मैन का काम करता है। एक और है इसमें डायरेक्ट मार्केटिंग। तो देखो यहाँ पे कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं होगा कि वो आपको पर्सनली आके बेच रहा है। लेकिन यस यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग हो जाता है, जैसे कि कोई आपको मेल भेज रहा है, ठीक है, वो मेल भेज रहा है आपको कि चलिए हमारे जैसे फ्लैट्स बिक रहे हैं, हमारा ये ऑफर है, वो ऑफर है, तो उन्होंने मार्केटिंग तो कर दी। अब आपको पसंद आया तो यस आप जाके विजिट वगैरह कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट मार्केटिंग में आ जाता है। ओके, टेलीविजन शॉपिंग भी पकड़ लेते हैं इसमें, देखो मैं जैसे बता देता हूँ। ये देखा है, पहले टीवीज पे बहुत आता था, देखो अभी भी आता होगा, होम शॉप 18 करके चैनल आता था, या नापतोल.com सुना होगा तुम लोगों ने, नापतोल.com, होम शॉप 18,
ये सब डायरेक्ट सेलिंग। आप घर पे बैठे हो, टीवी पे अचानक ऐड आ रहा है, होम शॉप 18 का चैनल आ गया, नापतोल.com का आ गया। अब ये फ्लिपकार्ट, अमेज़न की वजह से ये तो काफ़ी फ्लॉप हो गए, इतने ज़्यादा चलते नहीं, लोग यहाँ से खरीदते नहीं है। अदरवाइज़ ये बहुत पॉपुलर थे, तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग, टीवी पे मार्केटिंग हो रही है, अब वहाँ से खरीद लो। आप कॉल करो, घर पे आपकी चीज़ आ जाएगी। समझ रहे हो? तो ये देखो, अगर आपको एमसीक्यूज़ में पूछा तो ये कैटेगरी नॉन स्टोर का है और ये कैटेगरी किसका है? स्टोर फॉर्मेट का है। समझ रहे हो? आई होप क्लियर होगा। लिख लो ज़रा इसको ध्यान से, तब तक मैं फिर बोर्ड रफ करता हूँ। चलो देखो, अब अपना एक लास्ट थर्ड कॉन्सेप्ट, रिटेल सिनेरियो। तो इसमें मैंने 3 चीज़ें बताई थी। पहले हम डिस्कस कर लेंगे, चलो अपना एफडीआई, नहीं तो फ्रेंचाइजी भी डिस्कस कर सकते हैं। पहले चलो एफडीआई डिस्कस करते हैं। इवन लास्ट यूनिट, लास्ट मॉड्यूल जिन जिन स्टूडेंट ने देखा होगा, वहाँ पर भी मैंने बताया था। एफडीआई क्या होता है? अपनी गवर्नमेंट फॉरेन कंट्रीज के कंपनीज को वो मौका देती है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है? मतलब आप यहाँ की कंपनीज में ओनर बन सकते हैं। तो ये देखो, ये एफडीआई हो जाता है। ध्यान से सुनो, एफडीआई में कुछ लिमिट्स भी होती हैं। इंडिया में अप टू 100% आप एफडीआई लगा सकते हो। मतलब फॉरेन की कोई भी कंपनी मेरी किसी कंपनी में 100% इन्वेस्टमेंट कर सकती है, अगर वो सिंगल ब्रांड के अंदर हो तो। ये याद रखो, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंगल ब्रांड में आता है तो अप टू 100% आप 100% इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर सिंगल ब्रांड नहीं है, अलग-अलग ब्रांडिंग है, तो आपको थोड़ा-थोड़ा परसेंटेज में जाना पड़ेगा। ठीक है? तो एफडीआई की वजह से इंडिया का जो रिटेल मार्केट है, इंडिया का रिटेल मार्केट है, वो काफ़ी ज़्यादा बूम हुआ है। एफडीआई में एक तुमको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये नाम सुना है? सभी लोग पता होगा सबको, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है वो ई-कॉमर्स कंपनी है। और यहाँ पे एक कंपनी का नाम है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट कंपनी जो है ना, वॉलमार्ट, ये यूएस बेस्ड कंपनी है एंड वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिटेल फील्ड की कंपनी है। मतलब ऑफलाइन स्टोर बोलूंगा मैं। जैसे फ्लिपकार्ट से माल खरीदो तो ये ऑनलाइन मिलेगा आपको प्रोडक्ट, तो नॉन स्टोर में आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन स्टोर लाइक डी मार्ट और बिग बाजार जैसे ही वॉलमार्ट ऑपरेट होती है। एक्चुअली डी मार्ट का भी जो कॉन्सेप्ट है ना, जिस पर्सन ने इंडिया में डी मार्ट स्टार्ट किया, उसने पहले जाके यूएस में वॉलमार्ट की स्टडी की थी, फिर वॉलमार्ट के बेसिस पे उसने डी मार्ट स्टार्ट किया। ओके, वॉलमार्ट को वो फॉर्च्यून 500 की जो रिपोर्ट आती है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इस सेक्टर में कौन सी है, वॉलमार्ट उसमें टॉप पे है रिटेल इंडस्ट्री में, मतलब ऑफलाइन स्टोर में। ओके, तो ये भी तुमको एमसीक्यू में आ सकता है, पता होना चाहिए तुमको। वॉलमार्ट ऑफलाइन और इंडिया की फिलहाल सबसे बड़ी टॉप 2 कंपनी में आती है फ्लिपकार्ट, फर्स्ट पे है अमेज़न। इवन वर्ल्ड में सबसे बड़ी ई-कॉमर्स में, इलेक्ट्रॉनिक में अमेज़न है, एग्ज़ाम में आ सकता है। ऑफलाइन में वॉलमार्ट है और ई-कॉमर्स में, इलेक्ट्रॉनिक में अमेज़न है, ठीक है? अमेज़न। अब अमेज़न इंडिया में भी ऑपरेट होती है और ये इंडियन कंपनी है, फ्लिपकार्ट। तो वॉलमार्ट ने इंडिया में अपना वो बोलते हैं मार्केट शेयर और बढ़ाने के लिए और इंडिया में एंटर होने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक यूज़ की। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को ही खरीद लिया। तो वॉलमार्ट ऑफलाइन स्टोर में थी, लेकिन अब इसने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, तो पूरा का पूरा ऑनलाइन मार्केट भी इसका हो गया। तो फ़र्क समझ रहे हो? ओके, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो इतना याद रखो, इसने तो इसको खरीद लिया। अब देखो, पूरा का पूरा ही लगभग खरीद लिया है। थोड़ा बहुत परसेंटेज का फ़र्क हो सकता है, बट अप टू 100%। बट इतना ध्यान दो, वॉलमार्ट ने एफडीआई फ्लिपकार्ट में 100% एफडीआई किया, 100% एफडीआई। या फिर तुम एक लेटेस्ट एग्जांपल भी देखोगे तो वोडाफोन और आइडिया का देखो। आइडिया बंद हो गया, अभी वी बन गया, ठीक है? तो वोडाफोन ने भी कहीं न कहीं आइडिया में एफडीआई किया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज़ वोडाफोन बाहर की कंपनी है। समझ रहे हो? एफडीआई का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटेल इंडस्ट्री। इसकी वजह से एक्चुअली क्या होता है, पैसा आता है ना, तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। हम अच्छे से यहाँ की कंपनी से बिज़नेस कर पाती है। तो ये भी याद रखो, इंडिया में रिटेल में ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडियन रिटेल जो भी आउटलेट्स होते हैं उनको, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम की वजह से एफडीआईज़ वगैरह कॉन्सेप्ट आते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है वैसे ही, फ्रेंचाइज़ी। फ्रेंचाइज़ी का कॉन्सेप्ट शायद तुम लोगों को पता ही होगा, फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रेंचाइज़ी में क्या होता है, ऑलरेडी जो फेमस ब्रांड्स हैं, हम उनका ब्रांड नेम यूज़ कर सकते हैं। बस उनको टाइम टू टाइम हमको क्या करना है, रॉयल्टी पे करना है। अब जैसे कि मैं अगर मेरा यहाँ पे एक रेस्टोरेंट्स ओपन करूँ, बर्गर का कुछ मैं
बड़ा सा स्टोर ओपन करता हूँ, शायद वो उतना पॉपुलर ना हो, शायद वो इतना पॉपुलर ना हो लोगों के बीच में, लेकिन मैं फिर एक काम कर सकता हूँ, मुझे पॉपुलर करना है तो बर्गर में देखो बर्गर किंग एंड मैकडॉनल्ड्स, ये 2 पॉपुलर नाम है काफ़ी। तो मैं एक काम कर लेता हूँ ना, मैं मैकडॉनल्ड वाले से बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ जो मैंने अपना बर्गर का चालू किया है ना, एक्चुअली मुझे आपका नाम यूज़ करना है। मुझे आपका नाम यूज़ करना है उसमें, तो वो मुझे नाम यूज़ करने का परमिशन तो देंगे, लेकिन कंडीशन, वो ये बोलेंगे, आप हमारा नाम यूज़ करोगे तो हमारे जैसा स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड। और फिर हम टाइम टू टाइम एनुअल बेसिस पे या जैसे भी एग्रीमेंट होगा, हम मैकडॉनल्ड्स को पैसे देते रहेंगे। मतलब मैं मैकडॉनल्ड को एक फिक्स अमाउंट दूँगा। समझो ₹100 का मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं ₹20 उसको दूँगा। ये फ्रैंचाइज़ी कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो बहुत सारे फ्रैंचाइज़ीज़ हैं इंडिया में, जैसे मैकडॉनल्ड हो गया, इवन डोमिनोज़ हो गए। इंडियन भी कई फ्रैंचाइज़ी हैं, इवन आइसक्रीम में तुमने हैव मोर करके देखा होगा, ये भी फ्रैंचाइज़ी में आता है। बहुत सारे हैं, आप अमूल वगैरह के भी फ्रैंचाइज़ीज़ इवन ले सकते हो। छोटा-सा स्टोर डालो, अमूल का भी कर सकते हो। बट फॉरेन की जो कंपनीज़ है, उनकी फ्रैंचाइज़ीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये देखो, इसमें एक चीज़ याद रखो, जब भी आप फ्रैंचाइज़ी के लिए जाओगे, तो आपको राइट्स एंड रिसोर्सेज़, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। आपको मैकडॉनल्ड के जैसा थीम बनाना होगा। अभी मैं अगर एक मैकडॉनल्ड चालू करूँ, तो मैं उसको ग्रीन कलर में नहीं कर सकता। उनका जो थीम है, रेड और येलो कलर, मुझे वही कलर मेंटेन रखना पड़ेगा। इवन ऐसा होता है कि आपको एक फिक्स अमाउंट उनको देना पड़ेगा, वो सारा सेटअप करके देंगे उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। फ्रैंचाइज़ी कॉन्सेप्ट आने की वजह से भी इंडिया में रिटेल मार्केट काफ़ी बूम हुआ है, क्योंकि लोगों को भी फॉरेन ब्रांड्स को एक्सेस करने का एक पावर मिला ना इसकी वज़ह से। मेरा बर्गर खाने में शायद उनको उतना वो फ़ील ना हो, जबकि मैकडॉनल्ड्स का खाएँगे तो उनको एक स्टैंडर्ड फ़ील होगा। समझ रहे हो ना? सिर्फ़ इतना फ़र्क होता है इसमें। ओके, फ्रैंचाइज़ी। एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें, मॉल मैनेजमेंट। अब जब इतने सारे अपने को रिटेल बिज़नेसेस में जाना है, तो सबसे बेस्ट प्लेस है मॉल। मॉल चालू करो। तो मॉल चालू करने में क्या बेनिफिट हो जाएगा? बताओ। आप बहुत सारे रिटेल बिज़नेस को एक ही छत के अंदर लेके आ सकते हो, अलग-अलग शॉप्स रहेगी उसके अंदर, बहुत सारे रिटेल बिज़नेसेस उसमें रहेंगे, समझ रहे हो? तो ये मॉल में आ जाता है। तो ये ज़रा नोट करो, मैं रफ कर देता हूँ, ओके? अब मॉल मैनेजमेंट में ज़रा आते कुछ स्टेप है कि मॉल को मैनेज कैसे करना है, तो मैं वो ज़रा लिखवा देता हूँ, ओके? सबसे पहले आता है यहाँ पे पोजिशनिंग अ मॉल। ये देखो, मॉल एक्चुअली सेट कहाँ पे करना है? जहाँ पे, अब एक बात बताइए, गाँव में जाके मॉल सेट कर सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है। कस्टमर्स के पास, गाँव के पर्सन्स के पास रूरल एरिया में उतना परचेसिंग पावर नहीं होगा। तो वो प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ पे हम उसको सेट करें। अर्बन एरिया होना चाहिए, क्राउडेड प्लेस होना चाहिए और ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पे लोगों का परचेसिंग पावर अप हो। अब इवन देखो, टिटवाला वगैरह, टिटवाला, शहाड, अम्बेवली और यहाँ के पीछे के जो भी एरिया है, यहाँ पे कोई मॉल वगैरह नहीं है। आप कल्याण में देखो मॉल है, कल्याण से फिर आगे जाओ, जैसे-जैसे आगे जाओगे वहाँ पे और बड़े-बड़े मॉल मिलते रहेंगे। तो आपको मॉल कहाँ पे सिचुएट करना है, पहले तो ये इम्पोर्टेंट है, ओके? अब मॉल में सिर्फ लोकेशन ही इम्पोर्टेंट नहीं करती है, देखो मॉल में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कस्टमर के दिमाग में उस मॉल की पोज़ीशन कैसे बनाते हो। आपको मार्केटिंग एफर्ट्स बहुत बेस्ट देना पड़ेगा। आपने जो मॉल जिस पर्पज़ से ओपन किया है, आप उनको बताओ कि आपके मॉल में क्या-क्या है, आप कौन-कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, कौन-कौन से न्यू-न्यू स्टोर्स आएँगे, जैसे एडिडास का ब्रांड आएगा, पूमा वगैरह या नाइकी वगैरह के भी ब्रांड्स आएँगे, डी-मार्ट आएगा, बिग बाज़ार आएगा। ये सारी चीज़ें आएँगी तो लोगों को लगेगा कि यस, कि इन चीज़ों के लिए हमको तो मॉल में विज़िट करना चाहिए। तो एक हो जाता है यहाँ पे पोजिशनिंग अ मॉल, ठीक है? अब दूसरा, देखो इसमें कॉन्सेप्ट है ज़ोनिंग। मॉल मैनेजमेंट में ज़ोनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके? देखो ज़ोनिंग में क्या होता है कि आपको मॉल में, अभी मॉल एक 4-5 फ्लोर का इमेजिन करो, तो उस 4-5 फ्लोर के मॉल में हमको फ्लोर वाइज़ उसको ज़ोन कैसे डिवाइड करना है। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो पता है क्या बोलता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, कि अगर ग्राउंड फ्लोर जो है ना, ग्राउंड फ्लोर, आप अगर ग्राउंड फ्लोर पे अपना कुछ भी बिज़नेस चालू करना चाहते हो, तो ग्राउंड फ्लोर पे सबसे ज़्यादा रेंट होगा और वहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल होता है। मतलब बहुत ज़्यादा कस्टमर्स वहाँ पे विज़िट करते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे वो चीज़ें रखी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में होती हैं और फर्स्ट फ्लोर पर नॉर्मली लेडीज़ वियर या तो किड्स वियर रखा जाता है। लेडीज़ वियर
या तो किड्स वेयर रखा जाता है। सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ठीक है। ऐसे जब जाएंगे ना, ऐसे हम स्टैंडर्ड वाइज, तो देखो अलग अलग चीजें यहाँ पे वो लेडीज और किड्स सेक्शन हो गया। तो देखो सेकंड फ्लोर नॉर्मली रिजर्व रहता है अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जो भी ड्यूरेबल्स वगैरह रहते हैं, ये वहां पे आ जाते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ फ्लोर वगैरह, ये देखो जिम्स, फूड कोर्ट, जिम्स, फूड कोर्ट, या तो कोई सिनेमाज वगैरह, इवन सिनेमाज वगैरह भी फोर्थ फ्लोर के लिए रिजर्व कर दिए, उसके लिए रिजर्व कर दिए जाते हैं, ठीक है। जिम, फूड कोर्ट, या तो मैं यहाँ पे सिनेमा भी डाल दूं। और ये जो दोनों फ्लोर ही हैं, समझो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, ड्यूरेबल्स और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए सेकंड और थर्ड फ्लोर रख दिए जाते हैं। अब देखो, आप कल्याण का एग्जांपल लो, ठीक है। कल्याण में जो मॉल है वहां पर भी देखो बिग बाजार जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, बिग बाजार ग्राउंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आपके लेडीज वेयर, किड्स वेयर, ये सारी शॉप्स है, इवन बच्चों के लिए भी प्ले एरिया वगैरह फर्स्ट फ्लोर पर है। सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर पे फिर इलेक्ट्रॉनिक, आपको कुछ गैजेट्स लेने हैं, ये सारी चीजें। टॉप फ्लोर पे देखो, वहां पे सिनेमा है, अपना थिएटर है, एंड फूड कोर्ट है। नोट किया है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे रेंट कम होता है, जितने ग्राउंड फ्लोर पे रहोगे उतना रेंट ज्यादा होता है, क्योंकि मोस्टली ऐसा रखा जाता है कि कस्टमर नीचे आके विजिट करके, हर बार पूरा मॉल विजिट नहीं करते हैं, कभी कभी नेसेसिटीज लेके घर पे चले जाते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसा भी होता है। तो ये देखो, मॉल मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है पोजिशनिंग ऑफ मॉल, जोनिंग, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉल के मैनेजमेंट में। इसमें और भी कुछ चीजें आ जाती हैं कि आपको मार्केटिंग अच्छे से करनी है अपने मॉल में, और फैसिलिटीज बहुत अच्छे से मैनेज करनी है, ताकि जिस उम्मीद से कस्टमर्स आए हैं वो फुलफिल हो सके। तो वो ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं, काफ़ी बेसिक इंट्रो है, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इस इतना सब कंटेंट अगर आप वॉच करते हो काफ़ी अच्छे से, तो डेफिनेटली अपने मॉड्यूल 3 जो रिटेलिंग है, इसके ऊपर सारे एमसीक्यूज क्लियर कर सकते हो। ओके, अब चलो मैं कुछ परसेंटेज तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ कि रिटेल इंडस्ट्री का और अलग अलग सेक्टर्स का वर्ल्ड लेवल पे या फिर इंडिया लेवल पे कौन कौन सा स्टैंड है, ठीक है, कौन कौन सा रैंक है। तो चलो ये लिख लो जरा। चलो देखो, अब कुछ चीजें मैंने बोर्ड पर लिख दी हैं तुम्हारे लिए। देखो, ऑर्गेनाइज जो रिटेलिंग है, जो मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, ठीक है, अनऑर्गेनाइज था, एक ऑर्गेनाइज था। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग जो है वो 8% ऑफ द टोटल रिटेल ट्रेड इन इंडिया। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग का जो शेयर है वो इंडिया के पूरे रिटेल बिजनेस में से 8%, ठीक है। और इसका जो शेयर है वो एक्सपेक्टेड है कि 24% अप हो जाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। अब एक्चुअली जो तुम्हारा सिलेबस है फिलहाल थोड़ा जूना है, अभी ये परसेंटेज और अप हो जाएंगे, बट तुमको फिलहाल यही सारे रेट्स याद रखने हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इंडियन रिटेल मार्केट की। इंडिया का जो पूरा का पूरा रिटेल मार्केट है, पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट है। कितना है? 5th लार्जेस्ट है। इसका रैंक थोड़ा और अप आ गया है, ठीक है, बट अभी तुमको 5th याद रखना है। और इसका भी जो शेयर है वो इंडिया की जीडीपी में 10% है। मतलब जो रिटेल बिजनेस है ना, पूरा रिटेल बिजनेस, वो इंडिया की जीडीपी में 10% है। अब एक और मैंने जो तुमको बताया अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है, इसको एक और नाम दिया गया है जो है पॉप एंड मॉम स्टोर। क्या है? पॉप एंड मॉम स्टोर, मतलब छोटे मोटे फैमिली वाले बिजनेसेस, छोटे मोटे जो स्टोर्स हैं, तो उनको पॉप एंड मॉम स्टोर भी बोला जाता है। तो ये सब तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे एमसीक्यूज में। ओके, तो चलो अब देखो, मैं तुम्हारे स्क्रीन पे एमसीक्यू शेयर करता हूँ। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट समझे तो प्लीज आंसर करो। देखो, आंसर दे पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। ओके, चलो देखो, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ऑब्जेक्टिव्स। चलो एक एक करके आंसर करते जाओ। सबसे पहले दिया, एट प्रेजेंट एफडीआई इज अलाउड अप टू -% इन सिंगल ब्रांड। चलो, सिंगल ब्रांड में क्या बताया था मैंने तुमको, कितना परसेंट? 100%। तो जिसका 100% है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इंडियन रिटेलर्स फेस द चैलेंज ऑफ। इंडियन जो रिटेलर्स हैं उनको कौन सा चैलेंज सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है? अभी इंडियन सिनेरियो याद करो तो तुमको समझ में आएगा। इंडिया में बेसिकली सैटेलाइट चैनल्स तो चलो अपने पास है, छोटे मोटे बिजनेस के लिए ये ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं। इंडिया में तो मोस्टली कैश ट्रांजेक्शन ही प्रेफर करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस के लिए जो जगह चाहिए रहती है, जो स्ट्रक्चर चाहिए रहता है, वो नहीं मिलता, तो इसका आंसर है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके,
चलो देखो सी है नेक्स्ट। डैश इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मॉल मैनेजमेंट। एक्सप्लेन किया था मैंने तुम लोगों को मॉल मैनेजमेंट। तो उसमें देखो टोइंग, जोनिंग, बिडिंग, क्या था बताओ इसमें? जोनिंग। आई होप सबने करेक्ट गेस किया रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज डी। फैसिलिटी मैनेजमेंट ऑफ मॉल इन्वॉल्व्स डैश मैनेजमेंट। फैसिलिटी मैनेजमेंट भी जो देखो डिपार्टमेंट्स में इसमें मॉल्स में होता है ना, तो वो एग्जैक्टली होता है किसके बारे में? कैश कलेक्शन, ट्रैफिक और स्टॉक क्लियरेंस। एक्चुअली वो ट्रैफिक के बारे में होता है, ध्यान से समझो, वो होता है ट्रैफिक के बारे में। नेक्स्ट, अब देखो अंडर फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजी भी बताया मैंने तुमको। द फ्रेंचाइजर ट्रांसफर डैश टू द फ्रेंचाइजी। जो फ्रेंचाइजर होता है मैकडोनल्ड, वो अपना क्या ट्रांसफर करता है फ्रेंचाइजी को? राइट्स एंड रिसोर्सेज, फिजिकल बिल्डिंग और डेवलपमेंट राइट्स। एक्चुअली वो राइट्स एंड रिसोर्सेज ट्रांसफर करता है। ओके, चलो नेक्स्ट। करेंटली द शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेलिंग इज अबाउट %, ऑफ द टोटल रिटेल ट्रेड इन इंडिया। किसका शेयर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पहले वो ध्यान दो। शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेलिंग, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग जो मैं अभी बोर्ड पे बताया, उसका इंडिया के रिटेल ट्रेड में कितना है शेयर? 8%। ओके, तो इसका आंसर है 8। नेक्स्ट, डैश इज द फर्स्ट स्टोर टू सेट अप शॉप इन अ मॉल। किसी भी मॉल में फर्स्ट स्टोर कौन सा होता है जो अपना सेटअप करता है शॉप? फर्स्ट स्टोर, फ्लोर की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट स्टोर बताया था ना मैंने तुमको अपना मेट्रो मॉल में, क्या वो बिग बाजार नीचे, ठीक है। तो जो बिग बाजार था उसको बोलते हैं, जो फर्स्ट सेटअप करता है वो होता है एंकर क्लाइंट, जो 20 to 30% का शेयर रखता है पूरे मॉल में। तो अपने मॉल में भी सबसे बड़ा क्या है? बिग बाजार है। ओके, चलो नेक्स्ट है डैश, सॉरी, इनडायरेक्ट सेलिंग। द डैश एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएरी बिटवीन द कस्टमर एंड द प्रोड्यूसर। कस्टमर, वो डिटर्जेंट वाला, मैं कस्टमर हूँ, डिटर्जेंट वाला बेचने आया, तो जो कंपनी का डिटर्जेंट बेचने आया उसके बीच में, हमारे बीच में इंटरमीडिएरी कौन है? सेल्स फोर्स, सेल्स एजेंट और ई कॉमर्स। डोर टू डोर सेलिंग है ना, तो सेल्स एजेंट इसका आंसर है। ओके, चलो देखो नेक्स्ट। साइनेज इंक्लूड डैश। साइनेज वगैरह, बोर्ड्स वगैरह जो होते हैं ना, ये सब क्या इंक्लूड करते हैं? इसमें एक्चुअली लोगो होता है अपना, ठीक है, लोगो। नेक्स्ट, मैनी क्वींस आर वाइटल एट डैश स्टोर्स। कुछ तो एमसीक्यूज ऐसे जो तुम तुम्हारे जनरल नॉलेज पर भी आंसर कर सकते हो। मैनी क्वींस क्या होते हैं? वो देखो कपड़े पहन के खड़े रहते हैं बाहर, ठीक है, हर दुकान के बाहर कपड़े पहन के जो वो पुतले टाइप खड़े रहते हैं वो। तो वो कौन से फील्ड में इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से स्टोर में रहते हैं? कॉस्मेटिक में, गारमेंट्स में कि लॉन्ड्री में? गारमेंट्स में। ओके, डैश रिटेलर्स आर आल्सो कॉल्ड पॉप एंड मॉम स्टोर। पॉप एंड मॉम स्टोर क्या था, बताया था ना तुमको? अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखो, द शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू डैश %। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना परसेंट अब जा सकते हो 2020 तक? एक्चुअली देखो बोला ना सिलेबस जो नया, तो एमसीक्यूज उसके हिसाब से ही फॉर्म है, तो तुमको वही आंसर करना है। अब तो ऑलरेडी हम 21 में है, तो इसका आंसर है 24, क्योंकि ऑर्गेनाइज रिटेलिंग है। नेक्स्ट देखो, करंटली इंडियन रिटेल मार्केट इज डैश लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का रिटेल मार्केट दुनिया में कौन सा रैंक पे? 5th रैंक पे। ओके, 5th रैंक पे। नेक्स्ट, करंटली द शेयर ऑफ रिटेल इन इंडिया जीडीपी इज एस्टिमेटेड एट। इंडिया का जो रिटेल मार्केट है, ठीक है, ये देखो बोर्ड पे लिखा था तुमको, इंडिया का जो रिटेल मार्केट है उसकी जीडीपी में, इंडिया के जीडीपी में कितना परसेंट शेयर है? 10% शेयर है। ओके, 10% मार्क कर लोगे। नेक्स्ट, इंडियाज मिडिल क्लास इज एक्सपेक्टेड टू टच 600 मिलियन। अब देखो ये ईयर वाइज था, इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो 600 मिलियन टच करेगा। पुरानी रिपोर्ट का डेटा था, ठीक है, पुरानी रिपोर्ट का डेटा था कि मिडिल क्लास अपने जैसे लोग, ठीक है, वो 600 मिलियन कब तक टच कर लेंगे? तो इसका आंसर है 2030 तक एक्सपेक्टेड था कि वो 600 मिलियन टच कर लेंगे। ओके, तो ये देखो काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं तुम्हारे लिए, बहुत अच्छे से लिख सकते हो, बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो। सारे के सारे मॉड्यूल जरा अच्छे से देखो, काम आएंगे, आउट ऑफ मार्क्स भी लेके आ सकते हो बिना कहीं से कॉपी वगैरह किए। खुद जरा नॉलेज रखो, आगे नॉलेज काम आएगी तुम्हारे। ओके, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि तुम लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझी होंगी। पूरा वीडियो जरा और अच्छे से देखो, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज से भरा हुआ है। एंड अपने फ्रेंड्स के भी साथ ज़रूर शेयर करो ताकि वो लोग भी देखें। एंड एमसीक्यूज ज़रूर अपने बुक में नोट कर लो। ओके, एग्जाम के दिन तुमको काम आएंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो हम ऑलरेडी अपना मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 कर चुके हैं, और अपकमिंग मॉड्यूल्स के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके,
तब तक के लिए चलो बाय, टेक केयर।